Hello student, welcome back to my channel that is Political Pathshala, and this is DSP part 2. Okay, that DSP part 2. So let's get started. Okay, तो कल हमने जो इंट्रोडक्शन किया था और जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है और गांधी प्रिंसिपल है वो कवर कर लिए थे। आज हम करेंगे लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ओके, तो स्टूडेंट जो डीएसपी का पार्ट है हमारा, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो लिबरल लिबरल प्रिंसिपल है। आर्टिकल 44 क्या बोलता है? स्टेट शेल, जो बेसिकली स्टेट को बोलता है, स्टेट को क्या बोलता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब होता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन है ना सबके लिए कॉमन कॉमन होने चाहिए। ठीक है, जैसे हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट है वो हिंदू हिंदू रिलीजन के लिए है। ऐसे जो मुस्लिम पर्सन लॉ है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है कि जो मतलब बेसिकली क्या है कि सबके लिए रूल्स और रेगुलेशन सेम हो। ठीक है। आर्टिकल 45 क्या बोलता है? टू प्रोवाइड अर्लियर चाइल्डहुड केयर फॉर एजुकेशन। इसमें बेसिकली एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन। ओके, आर्टिकल 48 में क्या बोलते हैं कि टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इन मॉडर्न एंड साइंटिफिक ऑन द साइंटिफिक लाइंस। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? हमें अपने एनवायरमेंटल को इम्प्रूव करना, प्रोटेक्ट करना है, और हमें अपनी जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है उनको सेव करना, प्रिजर्व करना, सेव करना है। आर्टिकल 49 क्या बोलता है कि जो स्टेट को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी जो भी हमारे जो मूवमेंट है, हमारे जो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है या हिस्टोरिकल मूवमेंट है, हमें उनको प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि जो स्टेट है, स्टेट को ऐसे स्टेप लेने चाहिए ताकि जो क्या है हमारी जो जुडिशरी है वो सेपरेट रह सके एग्जीक्यूटिव बॉडी से, और क्या वो पब्लिक सर्विस में काम आए। आर्टिकल 51 क्या बोलते हैं कि हमें क्या एस्टेब्लिश करना चाहिए? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बेसिकली क्या आर्टिकल 51 रिलेटेड टू और फॉरेन पॉलिसी की इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी हो। ठीक है, और स्टेट को क्या करना चाहिए? मेंटेन, अब स्टेट को उस परंपरा को मेंटेन करना चाहिए, और साथ साथ में हमें हमें ऑनरेबल रिलेशन बनाना चाहिए नेशन के साथ साथ, हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए इंटरनेशनल लॉ को। ठीक है, ट्रीटीज होनी चाहिए, ट्रीटी का पालन करना चाहिए। साथ साथ में हमें जो क्या है एनकरेज सेटलमेंट करने, जो भी कोई भी डिस्प्यूट हो रहा हो वहाँ पे हमें सेटलमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे क्या थे? लिबरल प्रिंसिपल थे। अब स्टूडेंट जो है कुछ है ना, अमेंडमेंट हुई थी डीएसपी में। ठीक है, क्या अमेंडमेंट हुई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1946 में। यहाँ पे क्या चेंज आता है? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडिंग न्यू डायरेक्टिव, कुछ और हमारे आर्टिकल ऐड हुए थे। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 40। ओके, ये ऐड हुए थे। तो आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1946 में। क्या है? आर्टिकल 338 9 होता है कि सब जो मतलब जो पुअर पीपल है, अगर सॉरी जो पुअर पीपल है उनको फ्री लीगल एडवाइस के लिए प्रोविजन था। ठीक है, प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो पुअर पीपल है वो जो लीगल बॉडी है या जो लॉयर है उनको क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? उनके उन पुअर लोगों के लिए फ्री लीगल एड्स होनी चाहिए। आर्टिकल 43 क्या बोलता है कि हमें जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वाटर का किसमें? मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। और साथ में आर्टिकल जो 48 है वो क्या एडअप हुआ है कि हमें जो हमारे इन्वायरमेंटल को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। आर्टिकल पर फिर हमारी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1974 में। सो स्टूडेंट, जो अमेंडमेंट होती है, अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि हम कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज एडअप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये 1978 में हुई थी। इन्होंने क्या इंसर्ट किए थे? दो सेक्शन आर्टिकल 38 में। Section 2, which declared that state in particular shall be set to minimum economical equality in income and eliminate inequality in status facility opportunity not among individuals plus among the group। बेसिकली यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट को क्या करना चाहिए? जो मतलब इकोनॉमिकल इनक्वालिटीज है इनकम में, जैसे इन इन इकोनॉमिक इक्वालिटी को कम करना चाहिए। जो इक्वालिटीज इनक्वालिटीज आ रही है उनको रिड्यूस करना चाहिए, और हम साथ फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, इंडिविजुअल को नहीं, उस अमंग द ग्रुप। ठीक है, फिर है उस साथ साथ में यहाँ पे जो स्टूडेंट जो इस यहाँ से क्या है एलिमिनेट हो गया था
right to property from the fundamental right by the 86 Amendment Act of 2002। और यहाँ पे क्या चेंज हुआ था, जो 45 आर्टिकल मेक दी एलिमेंट्री एजुकेशन है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, जो क्या बोलता है फ्री एंड फेयर फ्री 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 कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। ओके, जो हमारा क्या था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये जो फंडामेंटल राइट था, यहाँ से इसको क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया गया था। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। यहाँ पे एक आर्टिकल 45 इंसर्ट हुआ था जिसमें फंडामेंटल राइट में उसने क्या बोला था कि आर्टिकल 21 इंसर्ट हुआ था, उसमें क्या बोला था कि फ्री एंड फेयर कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। ओके, अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी। ओके, और यहाँ पे हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट और डीएसपी के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे। पहला पहला केस क्या आया था, एसोसिएट केस, सॉरी, चम चमकराम दारोदर, सॉरी, चंपकरण चंपकरण दारुंजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951 में होता है। इस केस में क्या बोला था, जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर क्या आया था कि इन इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, अगर मतलब देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीएसपी, तो कौन मतलब जीतेगा, ये किसकी ज्यादा वो प्रिवेल होगी। तो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वहां पर कंफर्म किया गया था कि रन एज अ सब्सिडी टू द फंडामेंटल राइट, के जो क्या है, जो फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, जो डीएसपी क्या है वो हमारे जो स्टेट जो बेसिकली स्टेट को गाइडेंस है, ठीक है। इट आल्सो हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट बाय एनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये यहाँ पे ये निकल के आता है कि जो फंडामेंटल राइट है हम उनको अमेंड कर सकते हैं, पर वो पार्लियामेंट अमेंड करेगा और उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाने होंगे। ओके, इसमें आता है। सेकंड में क्या आया था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1961 में होता है। इस केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि फंडामेंटल राइट को आप जो क्या है पार्लियामेंट उसको अटेम्प्ट, सॉरी, अमेंड नहीं कर सकता फॉर देयर इवन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते। इसमें ये जुडिक्शन आई थी और इट वाज कॉन्ट्रेडिक्ट टू द ऑन जजमेंट ऑफ द सुखबीर प्रसाद की। सुखबीर प्रसाद केस में आता है कि आप कर सकते हो, इसके उल्टा कॉन्ट्रेडिक्ट आया था, इसके विपरीत आया था। थर्ड केस क्या था हमारा, केस ऑफ नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, गोलकनाथ की जो जजमेंट थी उसको ओवररूल किया था और verdict किया था, उसको डिक्लेयर किया था कि जो सॉरी पार्लियामेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, बट उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब मूल मूल ढांचा है, उसको चेंज नहीं कर सकता है। आने वाली क्लास में आप पढ़ोगे कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं, ठीक है। और जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31, उसको एनिमलेट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, ठीक है। ओके स्टूडेंट, और जो मिल्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980s में एक केस हुआ था, यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, यहाँ पे क्या क्या पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकता है एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। स्टूडेंट, ये चार अमेंडमेंट है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, ये चार से चार। अब स्टूडेंट फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आई होप पहले भी क्लियर हो गया होगा आपको, जो फंडामेंटल राइट है और डीएसपी है, ठीक है। इस चार्ट को आप अच्छी तरह से देख लो। तो स्टूडेंट, यहाँ पे फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट को क्या बोला गया है कि फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिसेबल है, ठीक है। ये पॉलिटिकल राइट है, ये आप इनको डिफेंड कर सकते हो इन दी कोर्ट इन द केस ऑफ देयर वायलेशन। ओके, ये आपके जो इन्फोर्स होते हैं ऑटोमेटिकली, और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी देते हैं। ये नॉन जस्टिसेबल है, ये सोशल और इकोनॉमिकल गाइडेंस है, किसको, स्टेट को, ठीक है। और दे आर नॉट एनफोर्स ऑटोमेटिकली, दे आर रिक्वायर्ड लॉ टू बिकेम, वो यहाँ पे है ना, आपको ये डायरेक्टली नहीं मिलते। यहाँ पे आपको कानून बनाने जो आप लॉ बना रहे हो ना, उसमें आपको ये पॉइंट डालना, मतलब जो आप लॉ बना रहे हो ना, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको कानून बनाना है। ओके, जैसे आप सोशलिस्ट बना, जो मान ले क्या है, कोई गवर्नमेंट बना, कोई रूल बना रहे, तो जैसे उसको आप मान ले कोई गवर्नमेंट है, वो हमारे पास तीन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट है, लिबरल प्रिंसिपल है और गार्डियन प्रिंसिपल है। तो इन प्रिंसिपल को अंडरमाइन करते हुए उनको मेन उनको
कंसिडर करते हुए आप क्या कोई भी कानून बनाओ, ठीक है, तब वो जो क्या हमारे एनफोर्स होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे इनका वॉलेशन हो जाता है और प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट ये क्या आर बाउंड टू बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल। लॉ मेक इन वॉलेशन, अगर कानून बना अगर कोई कानून बना दिया गया और वो हमारे जो क्या है फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वॉलेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है उस कानून को हम क्या कर देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या, दीज लॉ फॉर्म बाय गवर्नमेंट, ठीक है, कानून ये क्या है गवर्नमेंट बनाती है, विच वायलेट डीएसपी विल बी नॉट, जो अगर डीएसपी को मान लो थोड़ा वो वायलेट कर रही है तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनवैलिड घोषित नहीं कर सकते हैं। दे लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट में क्या होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जाता है और गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट को और अथॉरिटेरियन से बचाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डीएसपी में क्या होता है कि ये जो क्या है डीएसपी क्या कैन बी वैलिडेट व्हेन दे डू नॉट डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी कोई भी कुछ डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट अ बेड रॉक ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए फंडामेंटल राइट, दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर material and moral protection of the people। यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉरी स्ट्रेंथ दी सेक्युलर फ्रेमियन ऑफ इंडियन स्टेट बोलता है होते हैं, ये इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करता है और साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं क्या होते हैं, दे आर क्रिएटेड फेल, ये क्या एक फेवरेबल एटमोस्फेयर क्रिएट करते हैं ताकि क्या यहाँ पे जो हमारे जो आपके फंडामेंटल राइट है वो अच्छे से इंजॉय हो सके। और यहाँ पे वेरियस प्रिंसिपल जैसे सोशलिस्ट हो गए, गांधी हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, लिबरल प्रिंसिपल हो गया। स्टूडेंट बेसिकली ये क्या था, ये आपका एक चार्ट था, यहाँ पे आपके डिफरेंस है आपको क्लियर हो गया क्योंकि हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट क्या, डीएसपी क्या है। ये स्टूडेंट ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पूरा रिवाइज करने के बाद इसको रिवाइज करोगे तो यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर विच आई हैव टॉट टिल नाउ, ओके। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज पॉलिटिकल पाठशाला। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and if you feel any doubt please put your doubt in the comment box, and please students subscribe to my channel for subscribe to my channel for more interesting and content related to the political science। So I guess this is स्टूडेंट ये जो हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट अमेंडमेंट का ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, ठीक है। डीएसपी में क्या हुआ था, हमारी अमेंडमेंट हुई थी ना, हमें पढ़ चुके हैं, ये उसका क्या है समरी पेज है, ठीक है। ये क्या उसका समरी पेज है, तो ये आपका फॉर योर रेफरेंस मैंने इसको एड अप कर दिया था। तो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे। एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ डीएसपी, और पार्ट 1 कल चैनल पे कल मैंने आपको सॉरी पार्ट 1 है वो चैनल पे लाइव है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो go and please watch part 1, and this is part 2 of TSP, and we will meet tomorrow at 1 p.m. for the next topic। Thank you student and have a nice day।